गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में। हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक, इट्स क्लास 12th। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 16 पढ़ रहे थे हम लोग। ओ एस एस ई टी ई और पीओ। पीओ पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपना, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अपना टॉपिक था केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी हम लोगों ने। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके नंबर सेकेंड, रिएक्शन विद O2, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखनी है अपन को कि ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होने वाली है इसकी। रिएक्शन विद O2। तो देखिएगा इसमें कि ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के ऑक्साइड। एक होगा आपका EO2 टाइप का और एक होता है आपका EO3 टाइप का, लाइक SO2, लाइक SO3। ठीक है, अगर अपन देखें तो O3 और SO2 ये आपके गैस स्टेट में हैं, बाकी आपके सब कैसे होते हैं? सॉलिड। बाकी किस फॉर्म में होंगे? आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 और EO3। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं ओजोन O3, सल्फर आपका दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, SO2 और SO3। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है O3 और SO2 आर गैस, बाकी के जितने भी ऑक्साइड है वो आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, दोनों ही टाइप के जो ऑक्साइड होंगे EO3 और EO2 टाइप के, ठीक है, बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक। दोनों प्रकार के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? आपके एसिडिक नेचर के, अम्लीय होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय। EO2 प्रकार का हो चाहे EO3 प्रकार का हो, दोनों ही आपके अम्लीय होने वाले हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें SO2, SeO2 और TeO2 की, तो इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है, जो अपचायक क्षमता है, वो ग्रुप में अप टू डाउन क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है, अपचायक क्षमता है, वो ग्रुप में अप टू डाउन क्या होती है? रिड्यूस होती है या कम होती है। ठीक है, इनकी अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर, क्या होती है? घटती है, डिक्रीज होती है। ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है, और ये जबकि क्या होता है आपका? प्रबल ऑक्सीकारक। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, इस तरीके से इनकी अपचायक क्षमता परिवर्तित होती है। ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो इनकी रिड्यूसिंग जो टेंडेंसी है, अपचायक जो क्षमता है, रिड्यूसिंग जो पावर है, वो डिक्रीज होगी। ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तो था इनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब आगे हम लोग बढ़े तो देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका नंबर थर्ड है आपका रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं इसकी। हैलोजन F2Cl2 Br2 और I2। तो मैंने आपको बताया था इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +2
+4 और +6 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। +2 +4 और +6 जो ऑक्सीजन अवस्था है वो भी इनके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये EX2, EX4 और EX6 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। E आपका है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, ठीक है, ग्रुप 16 का कोई एलिमेंट है। ये हो गया आपका डाई हैलाइड, ये आपका टेट्रा हैलाइड और ये आपका हेक्सा हैलाइड। डिफरेंट टाइप्स के जो हैलाइड बनते हैं आपके, उन हैलाइडों की अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग तो फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है, ठीक है। फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। तो अगर स्थायित्व के क्रम में अपन अरेंज करें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें हम लोग, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आने वाला है, फ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्लोराइड उससे कम, ब्रोमाइड उससे कम और आयोडाइड सबसे कम स्टेबल होंगे आपके, ठीक है। अगर हेक्सा हैलाइडों में बात की जाए तो हेक्सा फ्लोराइड आपके स्टेबल हैं, बाकी स्टेबल नहीं हैं। क्या स्टेबल होते हैं, हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल SF6, SF6 जो है वो अपनी त्रिविमीय संरचना के कारण या त्रिविमीय कारणों के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। अपनी स्टीरिक स्ट्रक्चर जो है इसकी, उसके कारण ही थोड़ा स्टेबल है SF6। अगर इसकी शेप की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो S है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण है वो आएगा आपका sp3d2। क्या आएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसका संकरण जो है वो sp3d2 आएगा। इसके बेसिस में हम कह सकते हैं इसकी जो शेप है वो क्या आने वाली है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय आकृति बनेगी इसकी। कैसी आकृति बनने वाली है, अष्टफलकीय आकृति बनेगी, ठीक है। तो अगर अपन शेप बनाना चाहें इसकी तो बना भी सकते हैं। देखिएगा किस तरीके की शेप बननी चाहिए हिसाब से। वन, टू, 3, 4, 5 और 6, तो ये आपके SF6, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। बाकी अगर टेट्राहेड्रल की बात की जाए या टेट्राहैलाइडों की बात की जाए तो टेट्राहैलाइड जैसे हमने लिया SF4, ये टेट्राहैलाइड है। तो इस टेट्राहैलाइड की जो शेप है उसमें अगर सेंट्रल एटम S को देखें आप, केंद्रीय परमाणु सल्फर को, तो ये होगा आपका sp3d। क्या होगा, sp3d, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडिकल, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय आकृति में क्या होंगे, अरेंज होंगे। लेकिन इसके पास क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है। तो लॉन पेयर को देखते हुए अगर आप इसकी शेप बनाएं तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। देखिएगा S, F, F, F और F, और यहाँ क्या आएगा आपका एक लॉन पेयर। इसको बोलते हैं आप लोग सीसॉ आकृति, सीसॉ शेप। ढैंकुली भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ढैंकुली। ठीक है, सीसॉ शेप या ढैंकुली आकृति होती है इसकी। उसके बाद देखें अगर हम लोग तो कई सारे इसके जो डाई हैलाइड हैं वो असमानुपातन की प्रवृत्ति दिखाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल टाइप का नेचर शो करते हैं। मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाएंगे आपके। कैसे, देखिएगा एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, क्या आपको दिया हुआ हो 2Ac2Cl2, (2HCl2) ये कन्वर्ट होगा AcCl4 प्लस Ac। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस भी इनके द्वारा दिखाई जाती है। ये डिस्प्रोपोर्शन या विषमानुपातन या असमानुपातन टाइप की रिएक्शन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ Ac का जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो कितना है, प्लस का 2 है। यहाँ हो गया +4 और यहाँ हो गया 0। ये +2 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। लेकिन ये +2 से 0 में भी तो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये एक डिस्प्रोपोर्शन टाइप की रिएक्शन है, या कहें असमानुपातन प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। समझ में आई आपके। तो ये आपके इनके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस की नेचर बताइए मैंने आप लोगों को। ये ध्यान रखना आप लोग, SF6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है और SF4 जो है वो सीसो शेप का है। बाकी सेंट्रल एटम का जो संकरण है, जो हाइब्रिडेशन है, वो यहाँ sp3d2 है और वहाँ आपका sp3d है। ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़े हम लोग। आगे इस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है, जिसमें से आपको ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, O2 और ओजोन O3 के बारे में डिस्कशन है यहाँ। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। ठीक है। O2, ऑक्सीजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। द्विपरमाणुवीय अवस्था में मिलता है। किसमें मिलता है, द्विपरमाणुवीय अवस्था में मिलता है, डाइएटॉमिक फॉर्म में मिलता है आपको। किस, तो ये डाइएटॉमिक फॉर्म में आपको मिलेगा O2। आप इसको डाइऑक्सीजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाइऑक्सीजन। वैसे सबसे पहले शायद 1774 में, डेट इधर उधर हो सकती है, सेले ठीक है, सेले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ताप अपवर्तन द्वारा, मतलब पायरोलिसिस द्वारा इसको गर्म किया था, उससे O2 को प्राप्त किया था। किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है। तो सबसे पहले सेले ने इस ऑक्सीजन को प्राप्त किया था। ऑक्सीजन जो गैस है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ताप अपवर्तन से प्राप्त की गई थी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट किया गया तब O2 से प्राप्त हुई। वैसे नेचर में अगर बात करें हम लोग, तो ऑक्सीजन के आपके जो हैं वो 3 आइसोटोप्स हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 क्या हैं, समस्थानिक हैं। एक होता है आपका 8O16, एक है आपका 8O17 और एक है आपका 8O18। ठीक है। इनमें से ये जो है इट इज रेडियो एक्टिव। अगर हम देखें कि नेचर में ये कैसे कैसे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका है, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड पे ये जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये मिलेगा, लगभग 99% के आसपास। बाकी कुछ अमाउंट में ये है 0.34% के आसपास, और बाकी का ये आपका। ठीक है। इनमें से वो जो है ऑक्सीजन O18 जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का है, इसका यूज केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म ज्ञात करने में कि उसकी मैकेनिज्म क्या है, और उसके अलावा ट्रेसर टेक्निक्स में किया जाता है। ठीक है। समझ गए आप लोग। कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, उसको मैकेनिज्म जानना है उसकी, तो उसके लिए कई बार O18 का यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा ट्रेसर टेक्निक्स में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। अब बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि ऑक्सीजन को बनाया कैसे जाता है। ठीक है। कौन कौन से मेथड आप काम में ले सकते हैं। बाकी ऑक्सीजन की अगर थोड़ी प्रॉपर्टी की भी बात कर लें हम लोग पहले, तो O2 जो है वो कलरलेस गैस है एक तरीके से। ठीक है। क्या है, कलरलेस, रंगहीन, उसके बाद ऑडरलेस, गंधहीन गैस है। ठीक है। रंगहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है। ना कोई ऑर्डर होता है इसका और ना ही कोई कलर होता है। O2 जो है वो टोटल एनवायरनमेंट का मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें लगभग
94% के आसपास अवेलेबल है, अप्रोक्सीमेट 21% टोटल एयर का। O2 की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप 293 केल्विन पर कैलकुलेट करें, 293 केल्विन पर, ध्यान देना 293 केल्विन पर, तो 293 केल्विन पर 3.08 ml पर 100 ml इसकी सॉल्युबिलिटी है, जिस पर ओवरऑल एक्वेटिक लाइफ डिपेंड करती है। जो जलीय जीवन है वो कंप्लीटली इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब इसी सॉल्यूबल जो ऑक्सीजन है, घुली हुई जो भी ऑक्सीजन है 3.08 ml पर 100 ml उसी पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। 3.08 ml पर 100 ml। अब देखिएगा उसके बाद O2 जो है उसे आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम ही रहता है, और अगर सॉलिड स्टेट में है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या आएगा, कम आएगा। तो दोनों ही बहुत कम होते हैं। अब बात करें हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि O2 को प्रिपेयर कैसे कैसे किया जा सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2, पहला आप क्लोरेट्स ले सकते हैं, आप नाइट्रेट्स ले सकते हैं, ठीक है, आप फॉस्फेट्स ले सकते हैं। इन सब का जब ताप अपघटन कराया जाता है, पायरोलिसिस कराया जाता है, हाई टेम्परेचर पर जब आप इनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को, जैसे KClO3, ये है पोटेशियम क्लोरेट। इसको आप हीट करें हाई टेम्परेचर पर, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनाने वाला है, ट्वाइस KCl प्लस 3O2, ठीक है, ट्वाइस KCl प्लस 3O2। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा कम रहता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए आप इसमें एज ए कैटलिस्ट MnO2 डाल सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट उत्प्रेरक की तरह काम आता है, और अभिक्रिया वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, आपको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने लग जाएगी। उसके बाद देखिएगा सेकंड मेथड आप क्या काम में ले सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे स्थित एलिमेंट हैं, यदि उनके ऑक्साइड आपके पास है तो आप उन्हें हीट कर दीजिए, तो उनके ऑक्साइड को हीट करने पर भी आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे आपने लिया हुआ है मर्क्यूरिक वो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसको आप हीट करें तो आपको प्राप्त होगा 4Ag प्लस O2, बन गया ऑक्सीजन। आप ले सकते हैं ट्वाइस HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या बनेगा 2Hg प्लस O2। इसके अलावा आप ले सकते हैं ट्वाइस PbO2, इसको हीट कर दें, क्या बनाएगा ट्वाइस PbO प्लस O2। तो इस तरीके से इन्हें आप इजीली ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप O2 बना सकते हैं। उसके अलावा थर्ड मेथड, कमर्शियल लेवल पर अगर आपको ऑक्सीजन बनानी है, थोड़े बड़े लेवल पर आप चाहते हैं ऑक्सीजन बनाना, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, जल का वैद्युत अपघटन। तो अगर आप जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं, जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है, आप जल के वैद्युत अपघटन द्वारा इसे बना सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में एनोड पर कौन सी गैस बनेगी आपको, O2, जबकि कैथोड पर कौन सी गैस बनती है आपके, हाइड्रोजन।
कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी, जबकि एनोड पर आपके O2 आपको प्राप्त हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए वाटर का। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लें जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं प्लेटिनम के, अक्रिय इलेक्ट्रोड हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, और आप उसमें H2O डाल करके उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें, ठीक है, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर एनोड पर आपको O2 और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा, जैसा कि अपन को पता है एयर, वायु जो है O2 का एक अच्छा सोर्स है, 21% अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन है उसमें, 21% ऑक्सीजन है। तो अपन इधर उधर क्यों भटके, वहीं से निकाल लेना। फिर कैसे निकालेंगे हैं? तो देखो अपने पास है एयर, ठीक है, जिसमें आपके N2 है, O2 है, उसके अलावा CO2 है और वाटर वेपर है, जलवाष्प। अब आपको क्या करना है, इस एयर को सबसे पहले इसमें से रिमूव करना है वाटर वेपर एंड CO2। डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि नहीं हम रिमूव करेंगे, पर रिमूव का मेथड क्या है, कैसे रिमूव करेंगे? तो आप एयर को कंसंट्रेट H2SO4 सॉल्यूशन में से फ्लो कर दीजिए। तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जब ये फ्लो होगा तो ये जो वाटर वेपर है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी उधर जाए तो आप कंसंट्रेट KOH सॉल्यूशन ले सकते हैं, उसमें से आप फ्लो कीजिएगा तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों ही अलग हो गई। अब क्या बच गया आपके पास, N2 और O2 का एक मिक्सचर है। तो आप N2 और O2 के मिक्सचर को लिक्विड में कन्वर्ट कीजिए, हाई प्रेशर करके, टेम्परेचर को लो करके उसे आप द्रव में परिवर्तित कर दीजिए। द्रव वायु हो गई आपके पास, क्या हो गई, द्रव वायु, लिक्विड एयर है। अब उस लिक्विड एयर का प्रवाही आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दीजिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पर डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको O2 और N2 प्राप्त हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर है उस एयर में से वाटर वेपर और CO2 को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद N2 और O2 का जो मिक्सचर है उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लीजिए, द्रव में परिवर्तित कर लीजिए। और द्रव आ गया, आप द्रव में से N2 और O2 को उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है उसके बेसिस पर अलग कर सकते हैं आप प्रवाही आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा आप इन्हें एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो ये थे इनके बनाने के तरीके। इन सारी विधियों से, इन सारे मेथड से आप डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिएगा कि ऑक्सीजन की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि O2 जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि O जो बंद है, ठीक है, उसको अगर आपको तोड़ना है, इसको O और O में डिवाइड करना है, तो इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो लगभग बहुत ज़्यादा है। तो प्लस 493 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बंद वियोजन ऊर्जा, बंद वियोजन एंथैल्पी का जो मान है वो बहुत उच्च है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है। तो इसलिए आपको अगर क्रिया करानी है तो हाई टेम्परेचर की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, उच्च ताप की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसकी जो रिएक्शंस हैं वो जनरली एक्जोथर्मिक होती हैं, ऊष्माक्षेपी, एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी स्थिति में केवल रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिएगा। एक बार रिएक्शन शुरू हो जाए उसके बाद तो रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकलने वाली है कि वो रिएक्शन को स्वतः ही कहाँ ले जाएगी, आगे ले जाएगी, ठीक है। तो आपको हाई टेम्परेचर की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। पहली रिएक्शंस की अगर बात करें हम लोग तो मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन देखें या नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन देखें। ऑक्सीजन उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, ठीक है। मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ सभी के साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और कई प्रकार के क्या बनाती है, ऑक्साइड फॉर्म करती है, बहुत सारे ऑक्साइड बनाती है। जैसे आपने सोडियम प्लस O2 ये बनाएगा, ट्वाइस Na2, सोडियम ऑक्साइड बन गया आपका, ठीक है। आप और कोई ले लें, कैल्शियम लिया हुआ है Ca प्लस O2 क्या बनाएगा,
कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, Ca, ट्वाइस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने लिया हुआ है कोई और Fe प्लस O2, क्या बनाएगा, Fe2O3 बना लेगा। बैलेंस कर सकते हैं आप इसको, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 2Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बन गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर लें आप, S प्लस O2, क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप गर्म कर दीजिए, SO2 बनाएगा। C प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। मीथेन CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस 2H2O, तो ये भी रिएक्शन है। फॉस्फोरस के साथ करा दो, P4 प्लस O2 क्या बनाएगा, P4O10 बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारी रिएक्शंस हैं मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ और भी कुछ कंपाउंड के साथ। ये इजीली क्या बनाते हैं, आपके ऑक्साइड फॉर्म करता है, बहुत सारे प्रकार के ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है कि रिएक्शन बाद में खुद ब खुद होती है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, इस तरीके से रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं। वैसे इससे पहले जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाया था उसमें मैं एक चीज मिस कर गया था कि अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जानते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका भी अगर कैटालिक डिसोसिएशन कराएं, पीटी या निकल की उपस्थिति में अगर आप उसका डिसोसिएशन करा दें तब भी आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूं, देखिएगा। जैसे मान लो आपने लिया हुआ है 2H2O2, ठीक है, इसका डिसोसिएशन कराएं आप पीटी या निकल की उपस्थिति, फाइनली डिवाइडेड लिया हुआ है, बारीक चूर्णित। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या बनाने वाला है, ट्वाइस H2O प्लस O2, तो यहां से भी आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बाकी ये O2 की रिएक्शन मैंने बताइए, मेटल के साथ भी ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल्स के साथ भी ऑक्साइड बनाता है, कुछ कंपाउंड के साथ भी इसकी इस टाइप की कुछ रिएक्शंस आपको दी हुई हैं। बाकी कुछ एक रिएक्शंस हैं जिनमें कैटालिक ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, कैटालिक ऑक्सीडेशन। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण भी देखने को मिल सकता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी कई जगह आपको इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रिया देखने को मिलेगी, जैसे ट्वाइस SO2 प्लस O2, दे ऑल आर गैस इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ट्वाइस SO3। तो ये आप देख सकते हैं कैटालिक ऑक्सीडेशन है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शंस भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और भी कई सारी रिएक्शंस हैं जिनमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे अमोनिया होता है, या फिर आप N2 प्लस O2 क्या बनाएगा आपका, ट्वाइस NO, ये भी कैटालिक की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन की और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि ऑक्सीजन के द्वारा जो जनरल ऑक्साइड बनते हैं, जितने भी ऑक्साइड ये बना रहा है, उन ऑक्साइड्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सामान्य ऑक्साइड, जनरल ऑक्साइड, और दूसरे प्रकार के ऑक्साइड होते हैं आपके मिश्रित ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड जनरल ऑक्साइड होंगे जिन्हें आगे और दो ऑक्साइड में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मिक्स्ड ऑक्साइड को आप दो या दो से अधिक ऑक्साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इन ऑक्साइड्स को हम लोग उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इन ऑक्साइड की जो एसिडिक बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी कई बार आपके क्वेश्चंस कंपटीशन में और बोर्ड में दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में केवल इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।